चलो देखो बेटा, हम लोग वो कंटिन्यू करें, ठीक है ना। 8th वाला चैप्टर को कंटिन्यू करें कि फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। याद है ना, हमने ये एसएस का 8th वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें स्टार्टिंग में हमने समझा था, पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उस दिन हमने समझा ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, वो एक पूरी प्रोसेस उस दिन हमने समझी थी डिटेल में, ठीक है। कि ब्रिटिशर्स ने हमें जो है वो आज़ादी दे दी थी, मतलब कंफर्मेशन दे दी थी 1946 में, कि भाई हम आपको आज़ादी देने के लिए तैयार हैं और आप भी अपना नया कानून बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रिटिशर्स ने 1946 में तो हमें कंफर्मेशन दे दिया था, ठीक है। उसके बाद करीबन 3 साल लगे कि इलेक्शन कमेटी बनी थी पूरी, सॉरी इलेक्शन कमेटी बोल रहा हूँ, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी थी पूरी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरी एक टीम बनी, ठीक है ना। और वो टीम ने 3 साल काम किया ना, कितने साल, 3 साल जो है वो काम किया, और तब जाकर हमारा एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। और वो बन गया था वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन चलना स्टार्ट हुआ हमारा, ऐसे हुआ ना, है ना। और आज तक वो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, बराबर। आते रहते हैं उसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स मतलब कि भाई चेंजेस, चेंजेस आते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो अभी तक जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। फिर से उसकी तरह इतने साल बैठकर फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान हमारा चल रहा है अभी तक, है कि नहीं है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डिटेल समझा था, और साथ में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रियम्बल के बारे में। याद है ना, प्रियम्बल के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि प्रियम्बल हम लोग किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से इंडेक्स। ये याद रखते हैं बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है ये प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारी टेक्स्ट बुक में भी जो दिया हुआ है आपका, कि प्रियम्बल का वो पेज लिखा हुआ है, और उसके अंदर प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स लिखे गए होते हैं, है ना, कुछ वर्ड्स लिखे गए होते हैं। वो वर्ड्स समझाते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पर बना हुआ है। जो प्रियम्बल के वर्ड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है। अरे बात ध्यान, ये भी हमने कुछ समझे थे उस दिन, हमने कुछ वर्ड समझे थे कि भाई प्रियम्बल के अंदर सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब वर्ड्स जो है वो हमारे प्रियम्बल के मेन वर्ड्स हैं। और वर्ड्स खाली नहीं कहो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। ये पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों के ऊपर डिपेंड है। इन सब के मीनिंग हमने कुछ कुछ उस दिन समझे थे। आज उन जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से 3 मेन वर्ड्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। 3 मेन वर्ड्स हमें समझने हैं, कि ये 3 वर्ड्स वो हमारे प्रियम्बल के पिलर्स कहलाते हैं, ठीक है। पिलर्स कहलाते हैं, मतलब कि हमारा पूरा प्रियम्बल, या ऐसा कहो कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कानून, वो इन 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। वो 3 पिलर्स हैं हमारे प्रियम्बल के, डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म, है ना। एक डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब, हाँ, डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही कहते हैं, लोगों का पावर होना, लोगों के हाथ में पावर होना, वो डेमोक्रेसी कहलाता है, बरोबर ना। लोकशाही कहते हैं हम लोग इसे। आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो ये दिया हुआ कि डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ओरिजिनल ग्रीक वर्ड में से बना हुआ है। डेमोक्रेसी वर्ड बना है ग्रीक वर्ड में से, जहां पर डेमोन्स का मतलब कहलाता है पीपल, एंड क्रेटिक या क्रेटोस उसका मतलब कहलाता है पावर। तो डेमोक्रेसी का पूरा मतलब कहलाता है द पावर इन द हैंड ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में पावर, तो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया आजादी के बाद बनी, इससे पहले जो है वो कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। इससे पहले चलता था ऑटोक्रेटिक या तो किंगशिप, है ना। सिंपल भाषा में कहो तो इससे पहले राजाशाही चलती थी,
ब्रिटिशर्स का राज था या उससे भी पहले राजाशाही चलती थी, बराबर ना, किंगशिप, मतलब कि वो राजा जो बोले वो सबको मानना पड़ता था, और राजा कौन बनेगा ये भी वो खुद ही डिसाइड करते, लोगों के हाथ में पावर था नहीं, बराबर ना। लोग पहले डिसाइड करते थे कि भाई इसे राजा बनाओ, इसे राजा नहीं बनाना है, ऐसे लोग डिसाइड कर सकते थे नहीं ना। भाई राजा होता फिर राजा का बेटा ही दूसरा राजा बनता, या उसके परिवार वाले ही राजा बनते, लोगों के हाथ में तो पावर ही नहीं है। और अगर सपोज राजा कुछ गलत काम करता पहले, तो क्या लोगों के हाथ में पावर था कि राजा के खिलाफ बोल सके? नहीं था पहले भी पावर, ठीक है ना। वो राजा को रिक्वेस्ट कर सकते थे, राजा के सामने जो है वो अपनी अर्जी ले जा सकते थे, एप्लीकेशन ले जा सकते थे कि भाई राजा हमारी बात सुनो, लेकिन सुनना ना सुनना ये तो राजा की मर्जी। मतलब ये कहलाता किंगशिप, राजाशाही चलती थी, लोगों के हाथ में कुछ भी पावर नहीं था, लोगों को बस मानना पड़ता था, जो राजा बोले भाई ठीक है, अब क्या करें हम, बराबर। किंगशिप इतने साल चले, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अपना राज जमाया, वो भी ऑलमोस्ट किंगशिप की तरह ही था। ब्रिटिशर्स ने काफी काफी जगह पर, ये तो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने काफी जगह पर लोगों के हाथ में पावर दिया कि चलो भाई आप जो है वो वोटिंग करो, ठीक है ना, आप सिलेक्ट करो, लेकिन वो अगर हम डीप में बातें करें तो वो भी समझो ना के बरोबर था, लोगों के हाथ में रियल पावर था ही नहीं, ठीक है ना। जो ब्रिटिशर बोले वो सबको मानना पड़ता था, कंपलसरी था, है कि नहीं। तो किंगशिप ही चलती थी या ऑटोक्रेटिक चलता था, डेमोक्रेटिक था ही नहीं। लेकिन फिर जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाइयां शुरू हुई, लोगों को पावर मिला नहीं लेकिन लोगों ने पावर छीना, ब्रिटिशर्स थोड़ी पावर दे रहे थे कि लो भाई लोगों के हाथ में अब पावर है, वो तो देने वाले नहीं थे, तो हम लोगों ने लड़ाई करके उनसे पावर लिया है, और उसके बाद पब्लिक का पावर वो पूरे देश को दिखाया हमने कि हाँ भाई अब पब्लिक के हाथों में पावर है। और इसकी वजह से जब ब्रिटिशर्स गए तो फिर राजाशाही बंद हो गई, किंगशिप ऑटोक्रेटिक वो सब बंद हो गया, और अब लोगों को पावर दिया गया डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो अब हम लोगों में पावर है, सिटीजन में, जो इंडिया के सिटीजन है उन्हें पूरा पावर दिया जाता है, वो डेमोक्रेसी है। पर बात वहां आती है ना कि पावर मतलब कौन सा, क्या पावर है हमारे में। हाँ, कि एक मेन पावर, सबसे बड़ा पावर जो लोगों के हाथ में है, कि जिनसे ये डेमोक्रेसी चलती है, वो पावर है वोट देने का पावर। वोट क्यों देते हैं? आप लोग तो अभी देते नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन पता है ना क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया के सिटीजन, इंडियन सिटीजन में कोई भी 18 इयर्स से ऊपर हो, 18 साल से ऊपर हो, फिर वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन, कोई भी जो है वो पुअर हो, रिच हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, 18 साल से ऊपर हो तो बिना भेदभाव के वो वोट दे सकता है, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है कि हमारे इंडिया में 18 साल से ऊपर कोई भी हो तो वो वोट दे सकता है, ठीक है ना। क्यों 18 साल कहते हैं, जनरल बातें भी बता रहा हूँ, कुछ इनमें भी हैं कुछ जनरल बातें भी हैं। क्यों 18 साल ही दी गई है, आप लोगों के लिए 15 साल क्यों नहीं आए? हाँ, 14-15 इयर्स की एज, उसमें भी मिलना चाहिए ना वोट देने का पावर, पर 18 इयर्स में ही क्यों? हाँ, सिंपल भाषा में कहो तो यही होता है कि 18 इयर्स में हमारा माइंड जो है वो ये सिंपल वे में जस्टिफाई कर पाता है कौन सही है कौन गलत है, देश चल कैसे रहा है, क्या कामकाज चल रहा है, ठीक है ना। ये 18 इयर्स में इंसान आसानी से समझ पाता है। आप लोगों की एज में अभी ये समझना थोड़ा थोड़ा वो है, इसलिए आपको बुक्स में समझाया जाता है कि देखो ऐसे काम होगा, है ना। इस बार आप 9th में यही सब टॉपिक सीखोगे डेमोक्रेसी के बारे में, पर अभी आपको बुक्स में समझाया जाता है, अभी रियल नहीं है। फिर 18 इयर्स के बाद इंसान जो है वो आसानी से समझ पाता है कि हाँ भाई कामकाज कैसे चल रहा है, तो इसलिए वो कहता है कि चलो अब वो वोट दे सकता है, पर उसके लिए भी पहले गवर्नमेंट की वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना पड़ता है। हम सादी भाषा में कहो तो अपना वोटिंग कार्ड बनवाना पड़ता है, बराबर। 18 साल के हो गए तो ऐसे थोड़ी कि हैप्पी बर्थडे के दिन ही आपको मिल गया कि चलो आप वोट देने को तैयार हो गए। हाँ, आपको पावर मिल गया,
कि आप वोट दे सकते हो, तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाना होता है, मतलब सिंपल कहो तो वोटिंग कार्ड बनवाना होता है, उसके बाद आप वोट दे सकते हो। और वोट क्यों दिया जाता है, अब वो पॉइंट, डेमोक्रेसी का मेन पावर हमारे हाथ में है वोट देने का। और वोट क्यों देते हैं, तो हाँ बोलो। हाँ, कि अपनी मर्जी का कोई पार्टी, कोई नेता को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए, बराबर ना, हमारी इच्छा का कोई नेता बने तो वो, उसके लिए हम लोग वोट देते हैं, बराबर ना, कि हम किसी को सिलेक्ट कर सके कोई ये नेता होगा। अब इसमें कैसा होता है पता है, कि ये उसकी तरह होता है कि सपोज आपके स्कूल में क्लास है और क्लास का कोई मॉनिटर होता है ना, क्लास का मॉनिटर होता है, तो वो मॉनिटर का काम क्या है कि पूरे क्लास को संभालना। अब ये काम एक को क्यों दिया जाता है, सबको दे दिया जाए तो सभी संभालो खुद खुद, तो चलेगा, सबको दे दिया जाए, सब मॉनिटर, सब क्लास को संभालो, तो वो क्लास संभलेगा। हाँ, फिर तो वो मनमर्जी हो जाएगी ना सबकी, ठीक है ना, वो सब एक दूसरे को देखेंगे कि खुद को देखेंगे, क्या करेंगे वो, फिर सभी को मॉनिटर बना दे तो नहीं चलता है ना ऐसा, ठीक है ना। तो कोई एक को मॉनिटर बनाया जाता है कि भाई तुम जो है वो क्लास को संभालो, बराबर, कि हम सब अपना अपना काम आसानी से कर सकें, इसलिए, क्योंकि अगर सबको मॉनिटर बना दिया जाए तो ना हमारा खुद का काम हो पाएगा, ना क्लास संभलेगा। हमारा काम स्कूल में पढ़ाई करना है, ना हम पढ़ाई कर पाएंगे, और ना ही जो है वो क्लास को सही से संभाल पाएंगे। तो कोई एक को मॉनिटर बना दिया जाता है, उसे कहते हैं कि तुम थोड़ी देर पढ़ाई साइड में रखो, आगे खड़े रहो और क्लास को मॉनिटर करो। ऐसे ही करते हैं ना, उसको पढ़ाई साइड में रख के बाकी सब शांति से पढ़ाई कर सके, इसलिए एक को मॉनिटर बनाया जाता है, होता है कि नहीं। हाँ, वो करे कि ना करे वो फिर स्कूल की बात, पर होता तो उसके लिए ही है ना, मॉनिटर क्यों बनाते हैं हम, तो भाई बाकी सब शांति से अपना काम करे, ठीक है ना। तो उसी तरह से देश में भी हर किसी को पावर दे दिया, डेमोक्रेसी है, हमारे हाथ में पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हम कुछ भी करें, जो चाहे वो मन में कर, ऐसा नहीं है, बराबर। हमें पावर दिया जाता है कि जिससे हम एक कोई पर्सन को सिलेक्ट कर सके, और वो हमारे हमको संभाले, वो हमारे देश को संभाले, हमारे एरिया को संभाले, है कि नहीं। तो तो ही तो काम बरोबर चलेगा ना, नहीं तो हम सबको पावर दिया कि ट्रैफिक के रूल्स भी खुद बना लो, सबको पावर है डेमोक्रेसी में, तो आपको ही पावर दे दिया जाए, हमें ही पावर दे दिया जाए, कोई नेता नहीं, कोई राजा नहीं, अपने रूल खुद बनाओ, अपने ट्रैफिक के रूल खुद बनाओ, दूसरे नियम खुद बनाओ, चलेगा, सब काम बरोबर चलेगा, नहीं होता है ना ऐसे। ये वही बात हो गई ना कि क्लास में सबको ही मॉनिटर बना दिया जाए तो सबके अपने अपने नियम बनेंगे, फिर तो कैसे चलेगा, एक को मॉनिटर बनाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से कि भाई हमारे देश में भी सबके हाथ में पावर जरूर है, लेकिन सबको इतना पावर नहीं दिया जाता कि सब अपने अपने हिसाब से नियम बना। आपको पावर दिया जाता है कि आप कोई नेता को सिलेक्ट करो, बराबर, कि जिससे वो हमारे देश को संभाले। और उसमें भी पता है ना लेवल्स होती है, अब 8th में पढ़ते थे उसके बारे में, पता है, हम जब सिलेक्ट करते हैं किसी को तो उनमें लेवल्स आती है। हाँ, छोटी लेवल से शुरू करो तो पता है, पहले सुनते थे ग्राम पंचायत आता है, तालुका पंचायत आता है, फिर पूरे सिटी वाइज आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, लेवल्स होती है ना ऐसी, पढ़ा है ना पहले 8th में। हाँ, इस बार 9th में भी आएगा, दूसरे चैप्टर में आएगा ये बात, कि हम जो सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं अपने एरिया के हिसाब से, एक एक एरिया के हिसाब से। भाई जैसे अगर सूरत सिटी है हमारी, और सूरत सिटी में हम जो है वो रांदेर एरिया में हैं, रांदेर एरिया में हैं, तो हम यहाँ के नेता को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 5 नेता इलेक्शन में खड़े होते हैं, समझो सपोज 5 हैं, हम जो है वो, हमें नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देना चाहिए कि नहीं नहीं वो पूरे देश को संभाल रहा है, वो पूरे देश को संभाले ना संभाले ठीक है, हमारा पावर है कि हमारे एरिया को कौन संभाल रहा है, हमारे एरिया का नेता कौन है वो हमें समझना है। और हमारे एरिया में अगर 5 नेता हैं, 5 लोग अगर जो है वो इलेक्शन में खड़े हैं अलग अलग पार्टी के, तो हमें उन 5 में से देखना है कि उनमें से कौन सही है जो हमारे एरिया को संभाल रहा है, हमें उसे वोट देना चाहिए। बात समझ में आ रही है।
बराबर। हमें ऐसा नहीं कि हमें सीधा नरेंद्र मोदी को देखना, वो चलो अच्छे आदमी हो कोई भी हो कि वो वहां काम कर रहे हैं, वो यहाँ आके थोड़ी काम करेंगे। यहाँ एरिया वाला कोई इंसान खराब होने हमने उसको वोट दिया तो नुकसान तो हमें ही ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी हमें मिलती है कि हम वोट दे सकते हैं, हमें पावर है, लेकिन वो पावर संभल के यूज करना चाहिए कि हम अपने एरिया में पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन सही है। फिर समझो सूरत एरिया है, सूरत है, और सूरत में सपोज जो है वो काफी सारे 50-60 अलग अलग एरिया हैं, हर एरिया के अपने अपने नेता हैं, तो वो सब एरिया में एक एक नेता को सिलेक्ट किया जाता है, वो सब मिलकर जो है वो हमारी म्यूनिसिपालिटी चलाती है। म्यूनिसिपालिटी देखिए ना, म्यूनिसिपालिटी में ऑफिस में गए हो कि नहीं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में हमारी जो जोन ऑफिस है हर जगह पर, सुना तो होगा ना कि जोन ऑफिस चलती है, ठीक है ना, जहां पर ये जो अलग अलग लोग हमने सिलेक्ट किए हैं पूरे सिटी के, वो मिलकर वहां काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ। फिर ये एक शहर में हुआ सूरत में, ऐसे सब शहर मिलकर जो है वो पूरे गुजरात बनता है, गुजरात के सब शहर मिलकर गुजरात पूरे स्टेट की गवर्नमेंट बनेगी, और सभी स्टेट की गवर्नमेंट मिलकर फिर ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है जो मेन दिल्ली की पूरे देश की गवर्नमेंट है, और वहां पर वो समझो नरेंद्र मोदी उस लेवल पे है कि नहीं? तो हमें उस लेवल तक नहीं, हमें देखना होता है हमेशा अपनी लेवल, बरोबर। चलिए जनरल बातें भी हुई, पर इनमें डेमोक्रेसी का मतलब यही कि लोगों के हाथ में पावर है, हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन नेता बनेगा और कौन हमें संभालेगा, क्योंकि हम नहीं संभाल पाएंगे पूरे देश को, तो हम किसी को सिलेक्ट करते हैं कि तुम संभालो, तुम हमारे लिए रूल बनाओ, तुम जो है वो हमारे लिए काम करो कि जिससे हमारी भलाई हो सके, है कि नहीं? और इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट एक तरह की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन जाती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन जाती है कि यहाँ पावर लोगों के हाथ में है, नेता के हाथ में पावर नहीं है। बात आ रही है ध्यान? ठीक है ना। आपने जब मॉनिटर होता है आपके स्कूल में, तो चलो मॉनिटर कौन, टीचर ही सिलेक्ट करते हैं ना, कि स्कूल में करते हैं कि स्टूडेंट सब नक्की करते हो कि टीचर टीचर इसको मॉनिटर बनाओ, सब स्टूडेंट बोलते हैं? स्टूडेंट कभी नहीं बोलते, कभी भी नहीं, तो बोलना चाहिए ना, सभी स्टूडेंट करेंगे टीचर टीचर इसको मॉनिटर बनाओ भाई। नहीं, कोई ऐसा नहीं मस्ती वाले को मॉनिटर नहीं, पर एक अच्छे सही के लिए बोल रहा हूँ, मस्ती में तो फाइनली सिलेक्ट टीचर ही करते हैं। चलो ठीक है, अब टीचर मॉनिटर सिलेक्ट करते हैं जो भी हो, और उन्होंने मॉनिटर सिलेक्ट किया, मॉनिटर आप लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं या आपको कुछ समझाते हैं, ऑर्डर देते हैं, कहते हैं ना मस्ती मत करो, ये मत करो, बोर्ड पे नाम लिख देंगे नहीं तो, सही करते हैं ना मॉनिटर, ठीक है ना। और वो मॉनिटर भी हमारे लिए काम कर रहा है ना, अब मॉनिटर अपनी मनमानी करने लगे तो चलेगा नहीं ना, फिर तो सभी स्टूडेंट आवाज उठाएंगे ना, टीचर मॉनिटर खुद मस्ती कर रहे हैं ना, हमें बोल रहे हो आप लोग, बोलते हैं ना, फिर तो स्टूडेंट आवाज उठाएंगे ना, तो मॉनिटर खुद ही मस्ती करने बैठा है, हमें बोल रहे हैं ये। तो यही पावर हमारे लोगों के हाथ में है कि हम भले किसी को नेता सिलेक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमानी करने बैठे। अगर नेता को सिलेक्ट किया है और वो मनमानी कर रहा है, तो हमारे में ये भी पावर है कि हम उस नेता को वापस अपनी जगह से हटा भी सकते हैं, ये भी पावर लोगों में है, ये प्रॉपर डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को सिलेक्ट किया तो मतलब वो नेता ही बना रहेगा। और पहली बात तो पता है ना, कोई भी नेता का ड्यूरेशन 5 साल का होता है, पता है कि नहीं? नेता का टाइम, कोई भी हम कोई नेता को सिलेक्ट करते हैं बराबर, तो वो पार्टी जो सिलेक्ट होती है उसका ड्यूरेशन टेन्योर कितने टाइम का होता है? 5 साल का रहता है। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है, आपको पसंद पड़े तो फिर से उसी को ही सिलेक्ट करो, ना पसंद पड़ रहा है किसी और को सिलेक्ट करो। लेकिन डेमोक्रेसी वो है कि अगर 5 साल के अंदर भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमने जिसको सिलेक्ट किया वो तो बरोबर काम नहीं कर रहा है, आपको 1 साल के अंदर ही लग रहा है कि ये तो बरोबर काम नहीं कर रहा है, हम 5 साल थोड़ी इसको सहन करेंगे, तो लोगों के हाथ में ही पावर है, लोग अगर चाहे सब मिलकर तो उस नेता को वापस अपनी जगह से हटा सकते हैं और किसी और को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, ये लोगों के हाथ में पावर है। और अगर नेता कुछ भी डिसीजन ले रहा है, वो कोई भी कानून बनाते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं हमारे लिए, और अगर वो डिसीजन से पब्लिक को नुकसान पहुंचता है,
तो पब्लिक उस डिसीजन को भी अपोज करती है, उसके भी खिलाफ जाते हैं कि नहीं भाई, जो आपने डिसीजन लिए हैं वो गलत है, ऐसे डिसीजन लेने नहीं चाहिए। ठीक है, सो इन शॉर्ट डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि पूरा पावर लोगों के हाथ में है। हमने भले किसी को सिलेक्ट किया कि भाई ठीक है तुम हमें संभालो, कि हम नहीं संभाले, हम अपना काम करेंगे, हम नौकरी धंधा करेंगे, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, तुम्हें नेता बनाया, तुम संभालो। लेकिन हमने जिसको संभाला है वो अगर गलत काम कर रहा है तो भी हमें पूरा पावर है कि उसको अपनी जगह से हटा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ये प्रॉपर डेमोक्रेसी है। अरे बात ध्यान, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी में सबसे मेन चीज ये है कि डेमोक्रेसी का यूज ना करना, इस पावर का यूज ना करना, वो सबसे गलत बात है। कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है और लोग चुपचाप नेता के सामने झुक के खड़े हो जाए, दब के खड़े हो जाए, भाई जो तुम बोलो भाई वही सही है, ऐसा करते रहे, तो वो चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाए। पावर हम में है, उनमें नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हमारे लिए काम करना है। अरे वैद्यन, तो ऐसा नहीं कि वो हमें दबा कर रखे, ये चीज मंजूर नहीं होती डेमोक्रेसी। पहले ब्रिटिशर्स हमें दबाते थे, तो जो बोले वही करना है, नहीं बोलो तो ब्रिटिशर्स के तो पता है ना, बीच में ऐसे नियम भी थे उनमें कि भाई कोई ब्रिटिशर कहीं जाता हो तो हर इंडियंस को उन्हें सलाम करना चाहिए। कोई अगर उन्हें सैल्यूट नहीं कर रहा है तो उन्हें जेल में भी बंद कर दिया जाता था। यहाँ तक के भी नियम ब्रिटिशर ने रखे थे कि भाई आप अगर बात ना मानो, यहाँ तक के भी नियम थे ब्रिटिशर्स के कुछ कुछ जगह पर कि भाई जो भी ब्रिटिश ऑफिसर हो ना, उसे कंपलसरी सर कह के बुलाना है। कोई उसे अगर सर कह के नहीं बुला रहा है तो उसे बाकायदा जेल में भी बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक के भी नियम थे। अब ऐसे नियम अभी सरकार बनाए तो चलेगा? नहीं। वो पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, वो उन ब्रिटिशर्स के जो नियम हो वैसे चलते, अब वो नहीं। अब लोगों के हाथ में पावर, अब ये नियम नहीं चलते, अब हम जो बोले उनके हिसाब से काम होता है। अरे बात ध्यान, पक्का ना। देखो डेमोक्रेसी के बाद, डेमोक्रेसी उसके बाद फिर दूसरा वर्ड आता है हमारा, वो कौन सा, सोशलिस्टिक, ठीक है ना। सोशलिस्टिक कहते हैं या सोशलिस्ट कहते हैं वो, कि ये वर्ड है ना पहले हमारे प्रीएम्बल में नहीं था। टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, उसे याद रखना। कभी कभार एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ कि कभी कभार शायद आपको पूछे एग्जाम में या क्या। पहले ये वर्ड जो है वो हमारे प्रीएम्बल में नहीं था। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट्स आया 1976 में, उसमें ये 3-4 वर्ड ऐड किए गए, जिसमें सोशलिस्टिक, सेक्युलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये वर्ड्स जो है वो ऐड किए गए 1976 में, हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुए ये वर्ड्स। तो इससे पहले ये वर्ड्स प्रीएम्बल में नहीं लिखे हुए थे, ठीक है ना। सो जो 1970 मतलब हमें 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, 1976 में ये चेंजेस आए थे। और वो भी दिया हुआ कि 42nd अमेंडमेंट था। 42nd अमेंडमेंट मतलब कि इस 26 साल के बीच में 26 ईयर्स हो गए ना बीच में, 1950 से 1976 तक, इससे पहले 41 टाइम्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ होगा। थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहे होंगे, बराबर ना, अमेंडमेंट आते रहे होंगे। और 42nd अमेंडमेंट था हमारा कि जिसके अंदर प्रीएम्बल में ये वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्टिक, सेक्युलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, बराबर। कि जिसमें अब ये वर्ड समझे कि सोशलिस्टिक जैसे नाम है वैसे ही कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक तो है, लोगों के हाथ में पावर तो है, लेकिन लोगों के हाथ में पावर होते वक्त तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सबके हाथ में पावर होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर। इसीलिए ये एक वर्ड ऐड किया गया सोशलिस्टिक, जिसका मेन मकसद ये होता है कि हमारी कंट्री में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी कामकाज किया जाएगा, तो वो सबको देख के किया जाए। वेलफेयर फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल, कि सबकी भलाई हो वैसे, ठीक है ना। उसके लिए ये सोशलिस्टिक वर्ड या ये टर्म यूज होता है, तो सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट कुछ भी काम करे तो वो भेदभाव लेकर काम ना करे, इक्वालिटी जो है वो सब में रहनी चाहिए, बराबर। ये सोशलिस्टिक है।
और जो पहले के टाइम में हमारे यहाँ पर नहीं थी, पहले के टाइम में नहीं थी, बहुत जगह पर बहुत प्रॉब्लम चलती थी। ब्रिटिशर्स के टाइमिंग, नॉर्मल नॉर्मल एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी गई है मैं नॉर्मल एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों को ध्यान हो तो पहले के समय में पता है कि हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी के सिस्टम चलता था। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब कहते थे कि छूत और अछूत का भेदभाव चलता था। सुना है पहले, आता था 7-8 में, हिस्ट्री में था ये हमारा। अनटचेबिलिटी सिस्टम था, मतलब छूत अछूत का भेदभाव, कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटी के ऐसे कास्ट या ऐसे लोग माने जाते थे कि जिसे जो है वो दूसरे लोगों को छूना भी पसंद नहीं करते थे। ये छूत अछूत का भेदभाव था कि भाई ये तो नीची जाति के लोग है कि इन्हें तो छूना भी गलत है कि नहीं। ऐसा बहुत जगह पर चलता था ये, बराबर। कितने सारे गांव में, कितने सारे जो है वो ऐसे रूरल एरियाज हैं, विलेज एरियाज हैं, उनमें जो है वो बहुत ऐसे सिस्टम चलते थे कि कुछ पर्टिकुलर लोग आए ना तो उन्हें जो है वो खाना पानी नहीं दिया जाता, उन्हें जो है वो गांव के कुएं में से पानी पीने के लिए भी मना करते थे कि आप यहाँ से पानी भी नहीं पी सकते, ऐसा। इतने भेदभाव जो है वो चलते थे। और आजादी, चलो ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में ये थोड़ा थोड़ा कम हुआ, आजादी के बाद भी कम हुआ, पर फिर भी काफी टाइम तक ये चीजें चलती रही। और जिससे क्या होता था कि भाई हमारी कंट्री में सोसाइटी के कुछ लोग तो डेवलप कर जाते थे, लेकिन कुछ लोगों में जो है वो डेवलपमेंट था ही नहीं, वो पीछे के पीछे ही रह जाते थे। कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो जाता और ये लोग कि जिन्हें जो है वो दूसरे लोग छूना तक पसंद नहीं करते थे, तो फिर उनका डेवलपमेंट कैसे हो। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को ही हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, कौन उनकी मदद करे, फिर सरकार को ही करना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो है वो ऐसे वर्ड्स ऐड करती है। ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होती है कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में अब कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आज हमारे यहाँ पर ये कुछ भी चीज अलाउड नहीं है। आज जो है वो ये एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है कि अगर कोई भी ये एक्टिविटी कर रहा है, कोई छूत अछूत का भेदभाव कर रहा है, कोई दूसरी तरह से जो है वो दूसरे को एबोलिश कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब सामने वाले को परेशान करना, दबाना, जबरदस्ती काम करवाना, ये सब चीजें अगर चल रही हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह माना जाता है। तो कोई भी ये करेगा और पकड़ा जाएगा तो भाई उसके सामने जो है वो कहो कि उसे सजा मिलेगी काफी बड़ी, बराबर। तो ये वर्ड सोशलिस्ट का मतलब ही यही कहते हैं कि भाई सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, कि यहाँ पर मेल हो, फीमेल हो, पुअर हो, रिच हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। और जिन्हें अपॉर्चुनिटीज जो है वो सपोज इजीली नहीं मिल पाती तो गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल रूल्स बनाती है और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज देती है ना। सरकार को ही मदद करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे करेंगे। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज देती है, ये भी आप चैप्टर में आगे समझोगे। एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम चलो सूरत जैसे सिटी में रह रहे हैं, कि अच्छे सिटी में रह रहे हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन के वे में कहो तो एज ए स्टूडेंट आप सबको बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा स्कूल मिल जाता है, पढ़ने के लिए अच्छे खासे बुक्स मिल जाते हैं, अच्छा क्लास मिल जाता है, आप लोगों को सब फैसिलिटीज आप लोगों को मिल रहे हैं। जो बोलते हो वो आप लोगों को जो है वो बैठे बिठाए घर पे मिल रहा है, ठीक है ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सोचो कि भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे सूरत के आसपास के गांव के एरिया हैं, जंगल के एरियाज है, कि जहां पर कितने लोग आज भी जंगलों में रह रहे हैं। पहले जैसे आदिवासी लोग जैसे रहते वैसे आज भी कितने सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, लोग हैं वो जंगल के एरिया में रहते हैं। या तो गांव में एकदम जो है वो पीछे पीछे के एरिया में रहते हैं जहाँ फैसिलिटी नहीं है, पूरे गांव में आज भी स्कूल ही नहीं है। उन्हें स्कूल के लिए जो है वो कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है। हमारे लिए तो कहो कि 1-1 किलोमीटर के अंदर स्कूल मिल जाता है, कोई दूर भी नहीं जाना पड़ता है। लेकिन उन्हें तो दूसरे दूसरे गांव में जाना पड़ता है, अपने गांव में तो स्कूल भी नहीं है। और उनको आपकी तरह डेवलपमेंट करना हो तो आप लोगों की इच्छा होती है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, मुझे ये बड़ा काम करना है। उनकी इच्छा हुई तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कौन सपोर्ट दे। उनमें से जो कोई बच्चे की इच्छा होती हो कि कोई बच्चा भले जो है वो 2 गांव पार करके स्कूल जा रहा है मेहनत करके, 2 गांव दूर रोज स्कूल जाता है वो बच्चा, और उस बच्चे की स्कूल में पढ़ के इच्छा हुई कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, कैसे बने। उन्हें फैसिलिटी कौन दे।
तो ये तो एक तरह का सोसाइटी का भेदभाव हो गया ना कि आप लोगों के लिए फैसिलिटीज पड़ी हुई है, उन्हें तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनकी इच्छा हुई कि डॉक्टर, आपको इच्छा हुई डॉक्टर बनना है तो आपके लिए तो सब कुछ हाजिर हो जाएगा, सब फैसिलिटी हाजिर हो जाएगी, मम्मी पापा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है कि जिन्हें कोई फीस या ये वो है ना, हमारे आसपास ऐसे बच्चे के भाई जिन्हें फीस वगैरह ये वो कोई परवाह नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है, लो भाई फैसिलिटी जितनी चाहिए उतनी फैसिलिटी आपको मिलेगी। उन्हें उन्हें डॉक्टर बनना हो मतलब वो कभी बन ही ना सके, उन्हें खाली मजदूरी ही करनी है ऐसा, तो उनके लिए कौन काम करे? उनके लिए गवर्नमेंट काम करती है इसके अंदर। इसलिए ये टॉपिक आते हैं कि सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जितने बेनिफिट आपको मिल रहे हैं उतने बेनिफिट उन्हें भी वहां बैठे हुए मिलने चाहिए। इसके लिए सरकार काम करती है, ये सोशलिस्ट है। इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग रूल बनाती है, अलग अलग रिजर्वेशंस रखती है। ये आगे आएगा टॉपिक, आपको शायद सुना होगा, पता है कुछ बड़ी चीजें तो आगे देखेंगे हम। तो स्कूल में आपको ध्यान है, अब जो स्कूल का फॉर्म भरते हो तो स्कूल के फॉर्म में ध्यान कुछ वो कास्ट में लिखते हो आप, कि एक तो जनरल आता है, फिर SC ST आता है, फिर OBC आता है। देखा है कभी स्कूल के फॉर्म में भरा होगा, वो ध्यान होगा ना। तो आप लोग सपोज ऑलमोस्ट सब जनरल में लिखते हो, तो वो SC ST OBC वो क्या है? वैसे हाँ वैसे ही कहलाए, पर उनमें हाँ, पर अब ये रियली कहूँ ना, हमें ये आदत पड़ गई है ऐसा बोलना, पर एक्चुअली जो है वो ये चीज बोलना अलाउड नहीं है। सोशलिस्ट में ये चीजें हट गई हैं कि अब किसी को ऐसे बोलना कि तुम जो है वो अलग जाति के हो, तुम अलग जाति के हो, ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। कि सब इक्वल हैं, सोसाइटी में रहने वाले हर पर्सन इक्वल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इसके लिए सपोज कि जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, OBC आता है, ओपन बख्शी पंच कम्युनिटी, ये जो होते हैं ना, ये सिंपल जो हम लोग आसपास देखते हैं वो, ये लोग जो है वो गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल रूल्स बनाती है कि इन्हें कुछ रिजर्वेशन देती है, इन्हें फीस में कंसेंसेशन मिलता है, इन्हें जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट में जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। कि बोर्ड की एग्जाम हो और आप लोगों के लिए पासिंग मार्क्स अगर 33 है तो उन लोगों के लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 25 के आसपास हो जाते हैं। कि आप 33 पे पास हो गए या 35 पे पास हो गए तो वो लोग 25 पे भी पास किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना। स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें जो है वो प्रेफरेंस दिया जाता है, उनके लिए भी कुछ सीट रखी जाती है कि हाँ भाई आप लोगों को भी वहां पे एडमिशन मिलेगा। हाँ, वो रिजर्वेशन कहते हैं। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इसके लिए गवर्नमेंट काम करती है कि सोसाइटी में सबका डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि खाली रिच रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं, किसी का फायदा हो रहा है किसी को नुकसान हो रहा है। सोशलिस्ट मतलब सब, पूरी सोसाइटी में सबका इक्वल वेलफेयर, बराबर। तो एक ये, दूसरा पता है पहले मेल और फीमेल में भी कितना डिस्क्रिमिनेशन हमेशा चलता था कि मेल पर्सन हो उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, फीमेल पर्सन को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। होता है ना कि उन्हें तो घर का काम ही करना है, लेकिन आज आज वो चीजें बदली ना, है ना। आज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जितनी अपॉर्चुनिटी मेल पर्सन बॉयज के लिए है उतनी ही अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए भी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही फायदा मिल रहा है दूसरे को नहीं है। बात ध्यान में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें सोशलिस्ट में आती है कि सोसाइटी में सबका इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, सिंपल भाषा में। एंड थर्ड वर्ड कौन सा आता है, थर्ड पिलर, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म कि हमारी कंट्री अब, हाँ हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है। हमारी कंट्री में कोई एक रिलीजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, यहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वल माना जाता है और इक्वल इंपॉर्टेंस देकर एक्सेप्ट किया जाता है, उसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में पता है इंडिया ही ऐसी यूनिक कंट्री है कि जिसमें इतने सारे रिलीजन के लोग साथ में रहते हैं, है कि नहीं। हर रिलीजन के लोग यहाँ पर साथ में रहते हैं, भले वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके अंदर की अलग अलग कास्ट कहो,
तो इतने सारे कास्ट और रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, और इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली एक्सेप्ट करता है। इसे सेक्युलरिज्म कहते हैं कि यहाँ पर कोई मना नहीं है कि भाई कोई कोई भी जो है वो एक ही रिलीजन कंपलसरी मानना है, दूसरा रिलीजन नहीं मानना है, ऐसा कुछ है नहीं। सब रिलीजन सरकार एक्सेप्ट करती है। गवर्नमेंट कभी रूल्स बनाती है तो कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए, रिलीजन, कास्ट के लिए नहीं बनाती, सबके लिए इक्वल रूल्स हैं। बराबर, चोरी की सजा अगर कोई होगी तो वो कोई भी चोरी करे सबके लिए इक्वल है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो। भेदभाव है क्या? नहीं ना, ये सेक्युलरिज्म है कि सबके लिए इक्वल रहना। बराबर, और यहाँ तक कि पहले के समय ये प्रॉब्लम चलती थी, पता है, ब्रिटिशर्स थे, सॉरी, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम थी कि कितने सारी जगह पर ब्रिटिशर्स हैं वो दूसरे लोगों को कंपलसरी कहते थे कि आपको हमारा क्रिश्चियन धर्म ही अपनाना है, या आप लोगों को यही जो है वो रिलीजन में मानना चाहिए। उन लोगों ने ही, पता है ना, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, वही लोग थे कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को झगड़े करवाने शुरू करवाए थे। बाकी तो पहले बहुत अच्छी यूनिटी से रहते थे, फिर जो है वो ये झगड़े करवाना उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो वो जो खराब चीजें उन्होंने भरी थी वो हमारी गवर्नमेंट हटाने की कोशिश करती है, सेक्युलरिज्म रखती है। यहाँ कोई रिलीजन में कोई तरह का भेदभाव नहीं है, और ना ही किसी पे जोर जबरदस्ती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि जिसको जो रिलीजन एक्सेप्ट करना वो एक्सेप्ट करे, चेंज करना हो वो चेंज करे। जिसको जो रिलीजन एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट कर ही सकता है, किसी को चेंज करना है कि मेरा जो रिलीजन है, मेरी इच्छा हो कि नहीं मुझे दूसरे रिलीजन में जाना है, तो जा सकते हैं। गवर्नमेंट रोकती नहीं है, सरकार मना नहीं करती है। अरे बद्यन, हाँ वो बात ठीक है कि भाई हमारे आसपास के लोग, हमारे घर वाले हमें मना करते हो, वो पर्सनल प्रॉब्लम, वो तो पर्सनल चीज हो गई ना, बराबर ना। बाकी गवर्नमेंट नहीं रोकती है कि आप अगर रिलीजन चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सेकंड, कि ऐसा नहीं कि आप एक रिलीजन में हो, दूसरे रिलीजन के आपको रीति रिवाज नहीं मानने हैं, ऐसा नहीं, उसमें भी फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन के रीति रिवाज मान सकते हैं, अपना सकते हैं, है कि नहीं। कि अगर कोई कोई कहीं पर मना नहीं करता है कि अगर हम जो है वो सपोज हिंदू रिलीजन में है और मुझे जो है वो कोई दूसरे क्रिसमस नहीं मनाना है, या ईद नहीं मनानी है, या दूसरा नहीं है, ऐसा कोई मना करता है क्या? ये तो सब रिलीजन के लिए जो है वो इक्वालिटी रखी गई है ना, फ्रीडम रखी हुई है। आपको हर रिलीजन के त्योहार मनाने आप मना सकते हो, हर रिलीजन के रीति रिवाज रखने हो वो रख सकते हो, रख सकते हैं कि नहीं? बराबर, ये इक्वालिटी है, उसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। और अगर इसमें कोई भी रोकता है ये दोनों चीजों में, कि सोशलिस्ट में सोसाइटी में हर कोई इक्वल है, अगर कोई भेदभाव करता है या रिलीजन में कोई भी भेदभाव करता है तो वो एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस है, उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है और उसको जेल में बंद करवाया जा सकता है। कि जो सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट को तोड़ने की कोशिश करे तो, और इवन डेमोक्रेसी को भी। अरे बात ध्यान, ये क्यों हमारे प्रीएम्बल के पिलर्स कहलाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स कहलाते हैं ये तीन, क्योंकि इन पे कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। ये तीन चीजें हमारी सोसाइटी में बरोबर चलेगी ना तो हमारा देश बरोबर चलेगा। अगर डेमोक्रेसी नहीं हुई, सोशलिस्टिक बिहेवियर नहीं हुआ, सेक्युलरिज्म नहीं चला, तो हमारा देश भी चलना बंद हो जाएगा भाई। हमारा देश इन तीनों पे टिका हुआ, और अगर कोई भी तीनों में से कोई भी चीज को रोकने की कोशिश करता है तो हमें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई ये क्यों रोक रहे हो ऐसे। बता रहा है ध्यान, पक्का समझ में आ रहा है ना? देखो हमने प्रीएम्बल के पिलर्स भी समझे, अब उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट आता है वो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स बताने हैं। ऐसे तो काफी सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर अभी मैं फिलहाल ये कुछ समझा रहा हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, जो चैप्टर का नाम ही है, फीचर्स मतलब कहो सिंपल में तो उसकी स्पेशलिटीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या क्या है, स्पेशलिटीज क्या क्या है, तो वो फीचर्स हमें समझाने हैं। तो उन फीचर्स में अगर समझे ना तो सबसे पहला आता है हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट। रिटर्न डॉक्यूमेंट ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सबसे बड़ा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, बराबर। कि हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंग्लैंड है और इजराइल है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं, ओरल है।
ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वहां पर, इंग्लैंड में और इजराइल में। इंग्लैंड में आज भी वहां की जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना, उनका ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो बोले वो ठीक है। हाँ, दूसरी भी बहुत सारी बातें आती है, लोगों में भी पावर है, ऐसा नहीं है, पर मेनली वहां का कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर रिटर्न नहीं है जैसे हमारा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में है ना बहुत सारी चीजों में वेराइटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे रिलीजन एक साथ काम करते हैं, यहाँ के जो एरिया है वो एरिया भी सब एक नहीं है, कुछ गांव में रहते हैं, कोई शहरों में रह रहे हैं, कोई पहाड़ों में रह रहे हैं, किसी के पास फैसिलिटीज हैं, किसी के पास फैसिलिटीज नहीं है, बराबर। इस छोटी छोटी कहे ना तो बहुत सारी बातें आती हैं, और इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रॉपर रिटर्न में होना जरूरी है, कि जहाँ पे हर छोटी छोटी बात लिखी हुई हो, बराबर। और दूसरा रिटर्न के साथ ही आता है साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे और कोई देश का नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई जब जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल्स और करीबन 8-9 जितने अपेंडिक्स थे, जो आज इंक्रीज होकर 12 से ज्यादा अपेंडिक्स बन चुके हैं। न जाने कितने आर्टिकल्स, हमने सिंपल से बताया था, पता है वो चैप्टर्स कहलाते हैं समझो कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक के अंदर अंदर की जो है वो बातें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 से ऊपर जो है वो आर्टिकल्स हैं, और 8 और अभी जितने 12 जितने जो है वो अपेंडिक्स हो चुके हैं। और इसलिए तो कहते हैं सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर हर छोटी छोटी बात लिखी गई है। यहाँ तो सिर्फ नेम है कि हर स्टेट का इंटर रिलेशन, फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स, हर छोटी छोटी चीज और हर छोटी छोटी बातों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स और पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। दूसरा एक पॉइंट, ये तो हमने पहले भी समझा था, दूसरा एक पॉइंट आता है, वो आता है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इंडिया में रहने वाले हर पर्सन को सिंगल सिटीजनशिप अलाउड होगी। सिंगल सिटीजनशिप मतलब, हाँ, सिटीजनशिप मतलब यही कहता है ना कि नागरिकता मिलती है, रहने की परमिशन मिलती है, कि हम किस देश के रहने वाले हैं, वो एक आइडेंटिटी, उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। तो अमेरिका में रहता है ना, तो अमेरिका में रहने वाले को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है। अमेरिका वालों को 2 सिटीजनशिप मिलती है, एक प्रॉपर अमेरिका की और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो इसका मतलब ये कि भाई उन 2 प्लेसेस पर वहां के लोग आराम से रह सकते हैं बिना कोई परमिशन के, उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। इंडिया में रहने वाले हर लोगों को सिंगल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब ऐसा कहलाता है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, सपोज अगर इंडिया और पास में अगर नेपाल है, एक एग्जाम, या पास में चाइना है, नेपाल है, जो भी मान लो आप लोग, तो सपोज अगर चाइना है और हमें इंडिया और चाइना की ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो इसका मतलब इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया आने जाने में हमें ना कोई रोक सकता है, न वहां के कामकाज में हमें कोई रोक सकता है, कुछ भी नहीं, हम बिना परमिशन के दोनों जगह पर आराम से जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमें पता है दूसरे कंट्री में जाना हो तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, दूसरे कंट्री में जाना हो तो पहले वीजा लेना पड़ता है ना। हाँ, पासपोर्ट तो ठीक है कि वो एक डॉक्यूमेंट हुआ, वीजा कहते हैं, वीजा मतलब वो परमिशन कहलाती है कि हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां बताना पड़ता है क्यों जा रहे हो भाई। वो, हाँ, पासपोर्ट से एक आइडेंटिटी टाइप बन जाता है, वीजा प्रॉपर परमिशन कहलाती है, जहां बताना होता है कि आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, भाई आप वहां के तो रहने वाले हो नहीं, तो जा क्यों रहे हो, घूमने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, परमानेंट रहने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो वो बताना पड़ता है, तो वो परमिशन लेनी पड़ती है। हमें इंडिया में कहीं पर भी जाने की परमिशन लेनी पड़ती है, कि गुजरात है, गुजरात से महाराष्ट्र घूमने गए, पंजाब घूमने गए, राजस्थान घूमने गए, कुछ परमिशन लेना पड़ता है, कि वहां की सरकार से पूछना पड़ता है, नहीं। हमें पूरे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, इसका मतलब इंडिया के कोई भी कोने में जाओ आपको प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया में सेम कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, सेम रूल चलेगा।
वहां जाने में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया के बाहर जाते हो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, फिर वहां उनका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, तो इसलिए पहले वहां जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है ना वैसे। तो इसलिए हमें कैसी सिटीजनशिप मिलती है? सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, पर एक चीज है हमारे इंडिया में स्पेशल, इंडिया में जो कश्मीर है, कश्मीर का एरिया और वहां के कुछ एरिया, पूरा कश्मीर भी ना कहें, कुछ कुछ एरिया है वहां के लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है। कश्मीर में रहने वाले लोगों को वहां के कुछ एरियाज हैं जो सेंसिटिव एरिया हैं, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर आते हैं वो एरियाज, वहां के लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है। कश्मीर की अलग सिटीजनशिप और पूरे इंडिया की अलग सिटीजनशिप। मतलब आपको भी, हमारे लिए अगर कहें सिंपल भाषा में, तो हम पूरी इंडिया में कहीं पर भी घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कश्मीर के उस एरिया में जहां ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उस एरिया में जाओगे तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि क्यों जा रहे हो वहां पर, क्या काम है। बिना परमिशन वहां नहीं जा सकते। पूरे कश्मीर में नहीं, बहुत सारे ऐसे एरिया है जो टूरिस्ट प्लेस है, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ कुछ कश्मीर के एरिया है वहां अलग सिटीजनशिप चलती है, बराबर। तो वहां ड्यूअल सिटीजनशिप है, बाकी पूरे इंडिया में कैसे सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजन। तो पूरी इंडिया में हमें घूमने फिरने की आजादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई ना बात ध्यान। और दूसरा कहते हैं द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है वो एक प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर से बनती है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब फेडरल आगे बताया था हमने कि क्या कहते हैं कि भाई यूनिटी के साथ एक तरह मिलजुल कर चलती है। सीधी भाषा में समझा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। मेन ये दो पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी इंडिया के लिए काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो एक एक स्टेट के लिए काम करती है। गुजरात की अलग स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की अलग होगी, उत्तर प्रदेश की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, होगा ना ऐसे। ये स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, उसके अंदर भी फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती है, फिर तालुका, ग्राम पंचायत, वो सब आते हैं, वो अलग। पर मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो अलग अलग सरकार है, लेकिन फिर भी मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। इसी वजह से तो हमारी कंट्री को हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट, सभी स्टेट्स मिलकर जो है वो काम करते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करते हैं, है कि नहीं? बरोबर ना। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, पता है दिल्ली में जो सरकार है वो कोई भी नियम बना दिया तो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री के लिए चलता है ना, चलता है कि नहीं? जो रूल्स बनाए वो सबके लिए हो जाते हैं, पूरी कंट्री के लिए, है ना। सभी स्टेट में वो रूल्स इक्वल होते हैं, सभी को मानने पड़ते हैं, होता है कि नहीं वैसा? लेकिन पॉइंट यहाँ पर वैसा भी आता है कि कोई कोई चीजों में जो है वो ऐसी सिचुएशन आती है कि हर स्टेट में अलग अलग है, और वो हर स्टेट में अलग अलग चीजें होने की वजह से हर स्टेट को भी अपने हिसाब से अलग अलग रूल्स मानने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं ना। चलो एक नॉर्मल वे से बता रहा हूँ, नॉर्मल एग्जांपल देके बता। आपके स्कूल में है, स्कूल में पता ना एक प्रिंसिपल ट्रस्टी बैठे हुए होते हैं, प्रिंसिपल सुपरवाइजर ट्रस्टी, वो मेन ऑफिस में होते हैं। फिर उसके नीचे सभी क्लास और क्लास के क्लास टीचर्स। अब प्रिंसिपल जो भी रूल कहे कि भाई ये रूल मानना है, तो सभी क्लास के सभी बच्चों को मानना पड़ता है ना, पूरे स्कूल के सबके लिए। क्या अलग अलग होता है? नहीं, अगर उन्होंने कोई रूल बनाया तो वो सबके लिए ही मानना पड़ेगा ना, बरोबर कि नहीं? लेकिन हर क्लास में बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई क्लास में शांत बच्चे बैठे हैं, किसी में कोई मस्ती वाले हैं बच्चे, कहीं पे कोई कैसे बच्चे हैं, हर क्लास में सेम होता है? फिर क्या करते हैं जो क्लास के टीचर हैं, वो क्लास के टीचर अपने क्लास के लिए अलग रूल्स बनाते हैं ना। क्लास टीचर आपको आके कहते हैं दूसरे क्लास में कुछ भी चलता है, मेरे क्लास में ये नहीं चलना चाहिए, कहते हैं क्लास टीचर हमारे क्लास में यही रूल होना चाहिए भाई, दूसरे क्लास में कुछ भी चले, कहते हैं ना, बराबर। तो इसमें बताओ जो क्लास टीचर है वो प्रिंसिपल के स्कूल को क्या डिनाई करते हैं, मना करते हैं? नहीं नहीं, जो प्रिंसिपल के रूल्स हैं वो नहीं मानने, हमारे ही रूल मानने, ऐसा है?
उनके रूल तो मानने ही हैं, पर चलाने के लिए अपने रूल्स भी बनाते हैं ना। दोनों रूल चलते हैं कि नहीं, होता है ना वैसा। उसी तरह से कंट्री में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है, सबको मानना है, पर सभी स्टेट एक जैसे नहीं है। तो हर स्टेट की गवर्नमेंट भी तो अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग रूल्स बनाएगी ना, है कि नहीं। और वही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है कि हर स्टेट भी अपने अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बनाती है और सब मिलकर काम करते हैं, तो देश में आराम से सब चीजें चलती हैं। और इसे और स्मूथ बनाने के लिए है ना, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजन को है ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलग अलग लिस्ट बना दी गई है। जैसे एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट में आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि भाई इस लिस्ट में करीबन 97 जितने सब्जेक्ट आते हैं, और ये ऐसे टॉपिक हैं कि जिसके ऊपर डिसीजन, जिसके रूल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इसके रूल्स नहीं बनाएगी। ये रूल्स कौन बनाएगा? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर ना। ये रूल्स उसके हाथों में है। ऐसे 97 सब्जेक्ट दे दिए हैं जिसका मेन फैसला लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही। स्टेट गवर्नमेंट सजेशन दे सकती है पर डिसीजन वही लेगा। वो सब्जेक्ट नहीं भाई, मैथ्स ऐसे जैसे सब्जेक्ट नहीं, यहाँ सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स। जैसे देखो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स कहलाते हैं जिनका डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। जैसे देखो दिया हुआ है लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट है ना। ऐसे 97 जितने सब्जेक्ट है। अब जैसे एटॉमिक एनर्जी है, पता है ना, जो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं, एटम्स में से जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी तैयार की जाती है। अब ये कब कहाँ कितनी एनर्जी तैयार करनी है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी ना, ये हर स्टेट थोड़ी डिसाइड करेगा। या डिफेंस के लिए, डिफेंस जो हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी बनी हुई है कि नहीं, बराबर ना। हमारी एयर फोर्स अलग है, नेवी फोर्स अलग होती है, तो ये सब जो उसमें कितने लोग होंगे, क्या काम करेंगे, किससे लड़ाई करनी है नहीं करनी है, ये डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी लेगी। तो ऐसे 97 जितने टॉपिक्स हैं जो यूनियन लिस्ट में है, इसका डिसीजन कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वही लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट वो डिसीजन नहीं लेती, वो जो बोले उनको मानना पड़ता है, बराबर ना, इन टॉपिक पे। फिर दूसरा स्टेट लिस्ट आती है। स्टेट लिस्ट, उसमें देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी है कि उसमें करीबन 66 जितने सब्जेक्ट है, मतलब 66 ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनका जिनका डिसीजन हर स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने हिसाब से लेगी। ठीक है, जैसे देखो उसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं कि उनमें टॉपिक है ना कि लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, हेल्थ है, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, ये सब चीजें, बराबर। ये कौन लेता है? तो वो स्टेट लेता है। अब जैसे हेल्थ की फैसिलिटीज हैं कि कौन से स्टेट में कैसे हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, क्या लेना है, ये हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। लॉ एंड ऑर्डर है, कायदे कानून हैं, तो हर स्टेट के अपने अपने कायदे कानून हैं, वो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ट्रैफिक के रूल्स, नॉर्मल ट्रैफिक के रूल्स को हर स्टेट में ट्रैफिक के रूल्स सेम है। इतना तो शायद थोड़ा ध्यान होगा ना कि ट्रैफिक रूल्स ही होते हैं, हर स्टेट में ट्रैफिक के रूल्स सेम होते हैं? नहीं होते, थोड़े थोड़े चेंजेस आते ही आते हैं। बेसिक, हाँ ठीक है, सिग्नल सेम रहते हैं कि हाँ सिग्नल पे रुकना है, जाना है, वो चीजें सेम, पर कितना फाइन लगेगा, क्या है। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी कहते हैं हेलमेट कंपलसरी पहनना है, कभी कहते हैं नहीं पहनना है, ठीक है। तो ऐसे रूल्स सब जगह सेम थोड़ी होते, वो अपने अपने रूल्स हैं, हर स्टेट बना दिया सिंपल वे में। और दूसरा होता है, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब मिक्स लिस्ट कहलाती है। ऐसे टॉपिक्स कि जिन पे, जिसमें ये दिए हुए ना कि करीबन कितने 47 जितने सब्जेक्ट है, ये ऐसे टॉपिक हैं कि जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के डिसीजन लेती है।
मिलकर डिसाइड करती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बराबर ना। वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके कोई डिसीजन लिया और रूल्स बनाए हो। जैसे टॉपिक आ जाते हैं उसमें कि सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, बराबर ना, या ट्रेड यूनियन, ये सब उसमें आ जाता है। एजुकेशन का ही लो कि भले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना एजुकेशन सिस्टम रखती है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, तो वो उन्होंने रूल बनाया है कि हाँ भाई सीबीएसई बोर्ड सब जगह होना चाहिए, पर कंपलसरी थोड़ी रखा है कि कंपलसरी सीबीएसई सबको ही रखना है, कंपलसरी है। हर स्टेट अपना बोर्ड भी तो रखता है ना। हमारे यहाँ गुजरात बोर्ड चलता है, वहाँ महाराष्ट्र बोर्ड चलेगा, वहाँ राजस्थान बोर्ड चलेगा, स्टेट बोर्ड अलग अलग भी तो चलते हैं ना, है कि नहीं। फिर हमारे स्टेट में, हर स्टेट में जैसे एजुकेशन है, हम गुजरात में तो हम गुजराती में भी पढ़ते हैं, है ना। महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ मराठी में सब किताबें आती है, होता है कि नहीं वैसा। तो ये एजुकेशन जैसा सिस्टम है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाते हैं, वो दोनों मिलके रूल्स बनाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहेगी ऐसे भी चलो और स्टेट गवर्नमेंट भी कहेगा ऐसे भी चलो, दोनों के अकॉर्डिंग, आ रहा है ना पॉइंट ध्यान। और आखिरी में कुछ आता है, वो आता है रेसिड्यूअरी पावर्स। रेसिड्यूअरी, रेसिड्यूअरी मतलब बाकी के, ऑलमोस्ट सब टॉपिक तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ पावर बाकी रहे, जो कुछ टॉपिक, जो कुछ सब्जेक्ट अगर बाकी रहे हैं, वो रेसिड्यूअरी पावर्स में आते हैं। और उनका डिसीजन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सिंपल वे में कि भाई वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। इसका डिसीजन कौन लेगा, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो सिचुएशन के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी ले सकते हैं जैसी सिचुएशन, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कभी स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है डिसीजन, जैसे उस वक्त की सिचुएशन वैसा डिसीजन लिया जाएगा, बराबर। तो इन शॉर्ट कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, तो सब मिलके काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके सब डिसीजन लेती है, तो हमारा देश स्मूथली चल पाता है। अरे बात ध्यान, पक्का ध्यान में आ रहा है ना। हाँ, तो ऊपर से बाउंस से जा रहा हो वैसा तो नहीं है ना, ध्यान रहेगी ना बातें। चलो ठीक है, अब कुछ आज ये समझे हमने फीचर्स, बाकी के थोड़े फीचर्स हैं वो कल देखेंगे फिर, ठीक है।